हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द थिंग्स विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जून की भी रहती है, अक्टूबर की तो डिस्कस कर ही रहे, चलो दे आर इन सिंक्रोनस विद द टाइम। जून की रहती है और मैं सोच रही हूँ कि आज सारे जून का कलेक्ट करके उनका पीपीटी बना के कल से जून का भी स्टार्ट कर दे, क्योंकि जून में ना अब जितने भी हमने पहली बार काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है उसमें, तो रैंडम सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बट आई थिंक जो बाकी बचे हुए उसमें सिर्फ आर्ट एंड या कल्चर है। सो डिस्कस करते हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन पर्सन में से भी आ रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन टुडे। दे आर द इकोनॉमी। फ्रॉम द इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी के क्वेश्चन आए मोस्टली तो अक्टूबर में। कोई बात नहीं, इकोनॉमी ही हो जाए। लेट्स स्टार्ट पीपल। आई होप यू ऑल आर फाइन। Mention in the comment box to know the answer. Otherwise, we will discuss about it later in the later slides. Okay, consider the question number 1. Consider the following statement regarding the importance of fiscal policy in India. There is the two type of policy. One is the monetary. I'm sorry. Monetary policy, another is the fiscal policy. ठीक है people? Okay. Number 8. Fiscal policy play a key role in elevating the rate of capital formation both in the public and the private sector. देखो, एक होता है आरबीआई। आरबीआई क्या कंट्रोल करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। उसके वो कौन होते हैं? वो उसके मतलब 3 आरबीआई से होते हैं, 3 होंगे कहाँ से? गवर्नमेंट से होंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करते हैं वो? जैसे हमें ये चेयरमैन तो आरबीआई के गवर्नर ही होंगे, बट 3 मेंबर इसे सेंट्रल बैंक से, 3 उससे होते हैं, गवर्नमेंट से होते हैं। पहली बार क्या कुछ करते हैं, जितना भी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम होता है। आपको मॉनेटरी जो भी सपोज देखो कई किस किस तरह की चीजें कंट्रोल करता है आरबीआई। जैसे रेपो रेट हो गया कि किस रेट पे वो क्या देंगे कि जो कमर्शियल बैंक है उनको लोन प्रोवाइड करेंगे। रिवर्स रेपो रेट हो गया। इसमें क्या है कि आरबीआई उनको कितना इंटरेस्ट देगा या फिर कमर्शियल बैंक आरबीआई को किस रेट पे लोन प्रोवाइड करेंगे, वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आरबीआई किस रेट पर ओवरनाइट बेसिस पे कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, वो क्या हो गया? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके बाद इसके अलावा होता है बैंक रेट। ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आते हैं। बैंक रेट, बैंक रेट क्या होगा कि भाई आप बैंक को मान लो ये बैंक है एक्स, इसने कहा मुझे पैसे चाहिए, इसने अपना एक कोलेटरल आरबीआई को दे दिया और आरबीआई ने बैंक रेट पर इसको क्या दे दिया? लोन दे दिया। ये हो गया। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या हो गया? जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर दिया जाए या बाय कर लिया जाए, ठीक है, इसकी वजह से भी क्या हो जाता है? मार्केट में मनी कंट्रोल होती है। सपोज करिए ये गोलू भैया हैं और ये भोलू भैया हैं। गोलू भैया भोलू भैया को बोलते हैं, भोलू भैया मुझे ना बैंक से लोन चाहिए। तो गोलू भैया ने सॉरी गोलू भैया ने कहा भोलू भैया क्योंकि मुझे बैंक से लेना है लोन। अब भोलू भैया ने क्या कहा कि ले लो, फिर इसमें क्या बड़ी बात है, जाओ और बैंक से लोन ले लो। तो गोलू भैया ने कहा नहीं, मैं अभी नहीं ले सकता, अभी मैं 1-2 महीने के बाद लूंगा। भोलू भैया ने अपना सिर खुया और बोले क्यों? अभी क्यों नहीं? जरूरत है तुम्हें अभी है तो तुम अभी लो। बोले नहीं नहीं नहीं, आरबीआई ने रिसेंटली अपने रेट इंक्रीज कर दिए हैं। भोलू भैया ने कहा तो इससे तुम्हें क्या, अगर आरबीआई कुछ भी करे उससे तुम्हें क्या मसला है? तो गोलू भैया कहते हैं जब आरबीआई अपने रेपो रेट इंक्रीज करता है तो जो कमर्शियल बैंक है जिसे मैं लोन लेने वाला हूँ उनके क्या हो जाते हैं, उनको पैसा जो आरबीआई से ले रहे हैं उसे महंगे उस पर मिलता है, उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो हम जैसे लोगों से भी तो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि वो हमें पैसा किस पे प्रोवाइड करेंगे? वो भी हमें ज्यादा इंटरेस्ट में पैसा प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए पैसा जो मिल रहा है वो ज्यादा इंटरेस्ट पे मिल रहा है। रेट काफी हाई है तो मैं अभी नहीं लूंगा, मैं तब लूंगा जब आरबीआई अपने रेट को रिड्यूस कर देगी। उससे क्या होगा? उससे जो बैंक्स हैं वो हमें कम पैसे में प्रोवाइड करेंगी मनी, और उसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। फिर उस वक्त क्या करेंगे? गोलू भैया जैसे कई लोग बैंक के पास जाएंगे और लोन लेके, क्यों? क्योंकि रेट कम चल रहे हैं। तो ऐसे आरबीआई इन तरह के ऑपरेशन से क्या करती है? मार्केट में पैसा कंट्रोल करती है। ज्यादा करना है कम करना है, भोलू भैया भी समझ गए हैं। अब देखो गोलू भैया भी कितने समझदार हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये अब से डिस्कस नहीं करेंगे इस तरह की, काफी टाइम चला जाता है, ऑलरेडी 3 मिनट हमने कंज्यूम कर ली। तो पहला बात क्या है, जो फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट के टूल होते हैं। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी जैसे टैक्सेशन रिलेशन रिलेटेड या और तरह की जितनी भी ये चीजें हैं वो करती है, वो भी अपना कुछ फॉर्मुलेशन के लिए, तो इन्होंने वही पूछा है। फिजिकल पॉलिसी प्ले की रोल इन एलिवेटिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट।
क्या ऐसा होता है कि मतलब जो कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल जैसे मान लो भाई किसी भी तरह का जो मतलब एक तरह से एसेट क्रिएट कर रहे हैं ना, कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं, एसेट फॉर्म कर रहे हैं जिसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर में क्या उसको एलिवेट करती है रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल पॉलिसी। क्या फिजिकल पॉलिसी की इसमें इम्पोर्टेंस है कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो एलिवेट होता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। नंबर एक हमने वो भी चीज देखी थी ना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, याद आएगा तो मैं नेम शेयर करूंगी आपके साथ। नंबर टू, फिजिकल पॉलिसी हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टिमुलस टू एलिवेट द सेविंग रेट्स। ये भी शायद हो ही सकता है, गवर्नमेंट कुछ कर ही सकती है इसके रिगार्डिंग। नंबर थ्री, फिजिकल पॉलिसी एम टू मिनिमाइज द इनबैलेंस इन द डिस्पर्सल ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये भी हो सकता है। क्या फिजिकल पॉलिसी का ये एम है कि वो मिनिमाइज कर दे जो इनबैलेंस है इन द डिस्पर्सल ऑफ इनकम या फिर वेल्थ में। तो हम अपने तरफ से करेंगे। मैं तो यही करूंगी, अगर आपको ज्यादा अच्छे है, आप ज्यादा इंटेलिजेंट है तो प्लीज लेट मी नो व्हाट शुड आई मार्क। ओके, question number 2, a product is said to be dumped when the product has been exported as a at a price below normal value in the Indian market। ये भी हो सकता है। नंबर 2, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी इन इंडिया। जहाँ तक सेंट्रल बोर्ड पता नहीं ये इम्पोर्ट करता है या फिर वो शायद ये नहीं करते हैं, वो होते हैं डायरेक्ट, वो होते हैं कोई और था आई थिंक, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। चलो अगर मैं गलत होंगी तो गलत ही हो जाएगा। नंबर 3, एंटी डंपिंग ड्यूटीज हैं जो is imposed based on the recommendation of Union Finance Ministry investigation arm, the Director General of Trade Remedies। Maybe two, I'm not sure, but I will prefer two। This is the following statement regarding e-invoice with respect to GST। So number 1, the primary objective of e-invoicing is to enable interoperability across the entire GST ecosystem। Number 1, number 2, it will have to curb the action of tax evader and reduce the number of frauds। Number 2, number 3, at present it is implemented only for large companies with turnover of rupees 500 crore। How many of those above statement are correct? I'm not sure, so I would prefer to mm, only two। क्वेश्चन नंबर 1, तो हम क्या देखा था, हाउ मेनी ऑफ, ओके, आई थिंक आई हैव आल्सो टिक द all three as far as I remember। तो सबसे पहले कहानी के मेन किरदारों के बारे में बात करेंगे। एक है गोलू भैया, एक है भोलू भैया। ओके, इनके नाम भी रख देते हैं, दिस फॉर जी एंड दिस फॉर बी। तो भोलू भैया गोलू भैया से पूछते हैं, गोलू भैया ये फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। गोलू भैया ने कहा रुको, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, मैंने ना इसके बारे में बहुत सुना है, समझा है, बातें चीतें होती रहती हैं, तो मैं तुम्हें बताऊंगा ये फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। भोलू भैया ने कहा हाँ हाँ बताइए। तो भोलू भैया ने वो गोलू भैया ने भोलू भैया से कहा, तुम्हें याद है कि जो हमारे गांव के बड़े बिजनेसमैन है वो उन पे टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। भोलू भैया ने कहा हाँ हाँ ये तो सबको पता है कि वो कितना ज्यादा टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। तो गोलू भैया ने कहा यही सिर्फ गवर्नमेंट बहुत तरह के टैक्स कलेक्ट करती है, कुछ कलेक्ट करती है डायरेक्ट जैसे कि इनकम टैक्स, कुछ कलेक्ट करती है दूसरी तरह से जैसे कि भाई और कहीं से पैसा आ गया हो, कोई अदर लाइक कहीं लोन में से इंटरेस्ट आया हो या फिर उनके कहीं लोन ही वापस आ गई हो, कुछ इसमें से पब्लिक सेक्टर में से यूनियन में से पैसा आया हो, तो गवर्नमेंट बहुत तरह के चीजें कलेक्ट करती है। तो हम क्या कहेंगे कि जो गवर्नमेंट के पास कलेक्शन होता है उसमें कुछ तरह के रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं और इसके अलावा होते हैं
कैपिटल रिसिप्ट। तो गवर्नमेंट जो बजट होता है, सपोज करें ये गवर्नमेंट का बजट है, दिस ये भी, ये है रेवेन्यू बजट और ये है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में होगा आरबी, ये हो गया आरबी, और रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू, और ये जो होता है, इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जो कैपिटल बजट है उसमें हो गया कैपिटल ये रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये चीजें हो गई। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में भी कितने तरह का होगा, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। जैसे एक्सपेंडिचर में प्लान एक्सपेंडिचर होगा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट में जो ये डायरेक्ट रिसिप्टिंग होती है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और इसके अलावा कई इसके अलावा जब हम बात करते हैं अदर चीज़ों की, मतलब टैक्स, सॉरी, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में भी डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये एक सिनेरियो है गवर्नमेंट का, ठीक है। इसके अलावा जब गवर्नमेंट को जो भी ये रिसिप्ट हैं, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो और या रेवेन्यू रिसिप्ट हो, उनको कैसे एक्सपेंडिचर करना है उनका, यानी कि पॉलिसीज पे एक्सपेंड करना है, स्कीम्स पे एक्सपेंड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने हैं, दीज ऑल कम अंडर द पार्ट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी। किसका पार्ट होते हैं, फिजिकल पॉलिसी का पार्ट होते हैं। नंबर वन थिंग, इस पहले इन सब चीज़ों की, जैसे हम जितने भी रिसिप्ट वगैरह देखें, इन सब का आधार देखते हैं, वो है बजट। बजट कोई ऐसी स्टेटमेंट जो रेफर किया गया हो, नो। हमारे इसमें बजट जो गवर्नमेंट शो करती है, वो करती है अंडर आर्टिकल 112। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, उसके अंदर एक एनुअल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो होती है, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, बजट बोल देते हैं। 2017 में कुछ चेंजेस हुए थे, जिसके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस है, अगर हमें याद हो तो। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम चीज़ों के, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, देयर इज नथिंग न्यू हियर, लेकिन हमें एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि दो 112 आर्टिकल के अंदर बजट की बात करते हैं, लेकिन बजट नहीं, यहाँ पे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। 2017 में काफ़ी चेंजेस हुए, जैसे कि रेलवे बजट को जो जनरल बजट है उसमें मर्ज कर दिया गया, अब रेलवे बजट सेपरेटली शो नहीं होता। इसके अलावा जो भी जो बजट का, जैसे हम बजट डिस्कशन या फिर बजट को शो करती है गवर्नमेंट, पहले फरवरी के लास्ट में करती थी, अब 1 फरवरी को करती है। इसके अलावा और क्या चेंजेस हुआ है, जो प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो था, प्लानिंग कमीशन तो वैसे ही डिसॉल्व हो गया था। उसके बाद जो प्लान एंड नॉन एक्सपेंडिचर को जो अलग अलग तरीकों से बताया जाता है, जैसे कि प्लान में तो जैसे जितना भी चीज़ें हैं, यहाँ पे इतना वो होगा, यहाँ पे उतना होगा, वो बात हो गई। इसके अलावा नॉन प्लान भी होते थे, ओके गिव मी अ मिनट, वो सारे भी बंद हो गए, अब ऐसे कोई सेपरेशन नहीं किया जाता। तो ये 2017 में ये सारी चीज़ें हुई थी, ये जनरल ओवरव्यू हो गया। इसके बाद अगर हम एक थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू ये भी ले लेते हैं कि बजट की वजह से पार्लियामेंट में जब बजट जाता है तो उसमें क्या क्या तरह की चीज़ें होती है। सबसे सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ, प्रेजेंटेशन होगी, क्या होगी, बजट की प्रेजेंटेशन, पी फॉर प्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद क्या होगा, जनरल डिस्कशन होगा, जीडी, हम जीडी बोल देते हैं इसको, उस पर जनरल डिस्कशन होगा, नंबर 2 स्टेप। नंबर 3 क्या होगा, सिक्योरिटी बाय डिपार्टमेंट कमेटी, जो जितनी भी डिपार्टमेंट कमेटी है वो उसकी सिक्योरिटी करेंगे, तो डीसी हमने डिपार्टमेंट कमेटी के लिए दिया। उसके बाद क्या होगा, वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती है उन पे वोटिंग होगी। तो पहले प्रेजेंटेशन, फिर जनरल डिस्कशन, फिर ये जो डिपार्टमेंट कमेटी की सिक्योरिटी करेंगे उसकी, फिर जो वोटिंग फॉर डिमांड ड्राफ्ट होगी, उसके बाद पास होगा अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, एंड उसके बाद पास हो जाएगा फाइनेंस बिल। और जो भी हम इसमें कितने अकाउंट की बात, जो रेवेन्यू रिसिप्ट हो, एक्सपेंडिचर, किस अकाउंट की बात कर रहे हैं हम, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नंबर 1, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया नंबर 2 एंड पब्लिक अकाउंट। 3 अकाउंट को याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, इसकी बात करते हैं। ये 2003 में आया था ये। इसमें क्या कहा गया था, इसमें जैसे हम फिजिकल डेफिशिएट की बात करते हैं, फिजिकल डेफिशिएट का मतलब क्या है, डेफिशिएट का जो ये है कि कितना एक्सपेंडिचर, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, रेवेन्यू कम हो, सॉरी हाँ, रेवेन्यू कम हो, तो उसमें क्या आ जाता है, डेफिशिएट आ जाता है। इसी को फिजिकल डेफिशिएट बोलते हैं, कि कितना बोरो करेगी गवर्नमेंट, जो भी उसके एक्सपेंडिचर हैं, जो ज़्यादा एक्सपेंडिचर है उनको फिल करने के लिए, उसको बोलेंगे फिजिकल डेफिशिएट। इसके अलावा 2003 में जब ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था, इसमें क्या किया गया था कि जो रेवेन्यू डेफिशिएट है, कि जितना रेवेन्यू आ नहीं रहा है, उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, उसको
2008-9 तक बिल्कुल ही ज़ीरो कर देंगे गवर्नमेंट, उसके बाद सरप्लस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे नंबर 1। और 2008-9 तक जो फिस्कल डेफिशिएट है उसको 3% पे कर दिया जाएगा, जीडीपी के 3% पे, ठीक है। उसके बाद भाई हर साल टू साल इतना परसेंटेज उसको डिक्रीज करेंगे, ये भी आया था। और ये मतलब इसके अलावा और क्या चीज़ें थी कि हर साल टू साल वो क्या करेंगे, कितना रिड्यूस करेंगे उसको, ये कि 0.3% का टारगेट है एनुअली, कितना रिड्यूस तो करना ही है डेफिशिएट। ये बस उस आप उसको तभी एक्सटेंड कर सकते हैं इनके कोई नेचुरल क्लैमिटी हो, कोई अगर कोई नेचुरल क्लाइमेट या फिर कोई और तरह की आपदा आ जाए तो भी उसमें आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं टारगेट को, अदरवाइज जो आपको 3% का टारगेट है अचीव करना है 2008-9 तक, ठीक है। ये इसके अलावा ये कहा गया था। इसके अलावा जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख देते हैं यहाँ पे, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड नीड टू टेक अ पेन, मतलब जो पेन वगैरह आ जाएगा जब मेरे पास तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी राइट करने में। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, ओके। इसको अमेंड कब किया गया था, 2012 में इसको अमेंड भी किया गया था। इसके अलावा एक बात और याद रखेंगे हम, एनके सिंह कमेटी के बारे में। 2016 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था एनके सिंह कमेटी। उसने भी ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो 3% का हो जाना चाहिए जो फिजिकल डेफिशिएट है, कब तक, 2020 तक शायद हमको अचीव करने लेना चाहिए 3% ऑफ जीडीपी जो हमारा फिजिकल डेफिशिएट है। उसके बाद उसको 2.8 अचीव करना चाहिए नेक्स्ट ईयर 20 से 21 तक, 2.5 2023 तक, जो कि आ चुका है। किसको पता था कि कोविड आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि फिजिकल पॉलिसी में बेसिकली क्या है कि आप स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेगी ताकि क्या कब जो ये ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो फ्यूचर के लिए। इसके जो ये है इनबैलेंस है, जो लेवल ऑफ इनकम है, इन सब में उसको इक्वलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगी। ये फिजिकल पॉलिसी की गवर्नमेंट की भी अपनी थोड़ी इस तरह की चीज़ें हो रहती है कि इस तरह का इक्वलिटी हो अराउंड, और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, साथ के साथ सेविंग्स ज़्यादा हो लोगों के पास। तो ये सारी चीज़ें रहती है, वो हमने जनरल ओवरव्यू देखा। इसके बाद अलावा हमने देखो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया। मॉनेटरी पॉलिसी में 6 मेंबर होते हैं, पहली बात याद रखेंगे। 3 सेंट्रल बैंक से होंगे, नो प्रॉब्लम, 3 होंगे गवर्नमेंट से। इसका जो इसके जो चेयरमैन होंगे बेसिकली वो क्या होंगे, आरबीआई के जो गवर्नर है वो होंगे, ये देख लिया। रेपो रेट की बात हो, रिवर्स रेपो रेट की बात हो, बैंक रेट की बात हो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बाइंग ऑफ सेलिंग, ये सारे किसके अंदर आएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में बेसिकली क्या, जैसे बजट है 112 आर्टिकल, ये याद रखना है। इसके जैसे प्रेजेंटेशन होगी, फिर जनरल डिस्कशन होगा, फिर कमेटी के पास जाएगा सिक्योरिटी के लिए, वोटिंग होगी, डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे, फिर उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल आएगा, फाइनेंस बिल आएगा। ये तो जनरली थोड़ा सा ओवरव्यू था। एडवांस ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको बोला जाता है। 2017 में क्या क्या चेंजेस हुए थे कि प्लान नॉन प्लान में जो डिफरेंशिएशन है एक्सपेंडिचर में उसको खत्म कर दिया गया, रेलवे ब्रिज को मर्ज कर दिया गया, और इसके अलावा जो चेंज हुआ था उसको क्या कहा गया था कि फिर वो होगा इसका बजट का वो डिस्कशन हो जाएगा, ये हो गया। इसके अलावा हमने और क्या देखा है कि ये इसके अलावा फिजिकल रिस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 देखा है। और क्या हो गया, आई थिंक देयर इज सम जनरल ओवरव्यू सा हो गया कि इसके अलावा कैपिटल रिसीव्ड वगैरह ये सारी चीजें देख चुके हैं हम। ओके दैट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2, इसमें क्या है, कहते हैं जब कोई भी प्रोडक्ट उसकी जो वैल्यू है नॉर्मल, जो उसकी वैल्यू है इंडियन मार्केट उससे कम, उस पे देखो एक प्रोडक्ट सेड टू बी डम, दैट इज ये राइट स्टेटमेंट है। व्हेन प्रोडक्ट हैज बीन एक्सपोर्टेड एट अ प्राइस, अगर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए किस प्राइस पे, जो बिलो नॉर्मल वैल्यू इन द इंडियन मार्केट, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डंपिंग। ये इन्होंने लिखा भी हुआ, इसको डंपिंग बोलते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज है, याद रखेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेज जो है सेंट्रल बोर्ड एंड कस्टम्स, ओके, उसको क्या करता है, वो इम्पोज करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग थी क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है। दीज ड्यूटी जो इम्पोज होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, उसकी रिकमेंडेशन कौन करता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री जो इन्वेस्टिगेशन आर्म है, कॉमर्स मिनिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन आर्म, द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी। तो ये याद रखेंगे इसमें। लेट्स मूव, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसके have a little understanding about the things, okay, then we will discuss about it. Suppose करें ये है गोलू लिमिटेड कंपनी, ये है गोलू लिमिटेड, जो कंपनी नंबर 2 है भोलू लिमिटेड,
दिस इज भोलू लिमिटेड एंड दिस इज गोलू लिमिटेड। इसके पास अपना एक सॉफ्टवेयर भी है इसके पास भी सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे है जैसे जीएसटी नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ठीक है। इसने गोलू लिमिटेड ने भोलू लिमिटेड को दी 10,000 की गुड्स। कितने की गुड्स दे दी? 10,000 की गुड्स दे दी, कोई भी चीज दे दी। और इस सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन फीड हुई और इस सॉफ्टवेयर ने एक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एक कार्ड जनरेट किया जिस पे लिखा हुआ था कि कितने कौन सी गुड है, क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितना है। दूसरा प्रोडक्ट क्या है, क्वांटिटी कितनी है, उसका प्राइस कितना है। तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। ये जो इस गोलू लिमिटेड के पास आई, इसने इसको यहाँ पे क्या करवा दिया, रजिस्टर करवा दिया। किसके पास? जो जीएसटीएन का एक पोर्टल है, इनवॉइस रजिस्टर पोर्टल, जहाँ पे आप पहली बात इनवॉइस रजिस्ट्रेशन आर एंड पी, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पी मतलब पोर्टल, इसने यहाँ पे करवा दिया। तो इसके बाद यहाँ से इसको क्या मिला? एक तो क्यूआर कोड मिल गया इसको यहाँ से, ये क्यूआर कोड है। और एक और क्या मिला है इनको? एक रेफरेंस नंबर मिला है। जैसे ये जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, यहाँ पे इनको एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलता है कि ये आपकी इनवॉइस है, उसका रेफरेंस नंबर ये हो गया। अब ये जो रेफरेंस नंबर इनको मिला, यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर, ये भोलू लिमिटेड को भी दे सकता है, ये क्यूआर भी दे सकता है। जब ये क्यूआर को स्कैन करेगा ना भोलू लिमिटेड, तो इसके पास पे क्या आ जाएगी? वो इनवॉइस आ जाएगी पूरी, उसके पास आ जाएगी। तो ये जो डिजिटली चीजें हो रही है, पहली बात तो कितना सारा टाइम जो है वो रिड्यूस हो रहा है। और बहुत सारी मतलब इसे छेड़छाड़ भी नहीं आप नहीं कर सकते इसके साथ। और ये अपना नॉर्मली इसके जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो ये है ना, वो फायदे लेते हैं, तो वो डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं कि मुझे इसके फायदे चाहिए, और जीएसटी इनके पास जा सकता है। सपोज करो एक चीज और होती है, ए क्या बोलते हैं उसको, गिव मी ऑटोमेटेड, ए फॉर ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड रिटर्न सिक्योरिटी मॉडल, ठीक है। ये होता है, ये क्या होता है? सपोज करो भोलू लिमिटेड कुछ ये कहे कि मेरा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मुझे एक्स की जगह वाई चाहिए, मतलब एक्स इसको मिलना था, ये इसका नॉर्मल था, वाई मतलब कि कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहे कि मुझे इतना क्रेडिट का लाभ चाहिए। तो ये ना एक सॉफ्टवेयर ही है, डिजिटल सॉफ्टवेयर है। वो चेक करेगा कि जितना इन्होंने भाई कहा है कि मुझे इतना लाभ चाहिए, क्या इतने इन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाए हैं हम लोगों को या नहीं दिखाए हैं। अगर डॉक्यूमेंट उसके हिसाब से नहीं हुए तो क्या करेगा ये, उसको भाई उसको वार्निंग देगा, वार्निंग जनरेट करेगा कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, रॉन्ग बिहेव कर रहा है या रॉन्ग डिमांड कर रहा है। तो ये क्या है? ऑटोमेटेड रिटर्न सिक्योरिटी मॉडल, ये भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हो गया। अब बात आती है इस पे कि देखो स्टेटमेंट रिगार्डिंग, हमें पता चल गया ई इनवॉइस क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। तो इन्होंने क्या पूछा कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ई इनवॉइसिंग का वो क्या है? इंटर ऑपरेटेबिलिटी रहे अक्रॉस द इंटायर जीएसटी सिस्टम, ये भी ठीक ही है कहीं ना कहीं। इट विल हेल्प टू कर्ब द एक्शन ऑफ टैक्स इन्वेडर, ये हाँ ये करता तो है ही कहीं ना, इतना डिजिटल है, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्रॉड। ऑफ कोर्स इसके अलावा ये भी है ऑटोमेटेड रिटर्न सिक्योरिटी मॉडल, ये भी साथ में है। मुझे लगता है कई बार इन लोगों को जो ये इनसाइड इन इंडिया वाले हैं, इनको क्वेश्चन ही फ्रेम करना नहीं आता, डायरेक्ट ही कहीं से उठा के डाल देते कुछ भी। हमें कुछ चीजों का रेफरेंस दूसरा होता है, ये डायरेक्ट यहाँ पे भी कुछ भी डाल देते हैं, यहाँ पे भी कुछ भी डाल देते हैं, जस्ट गैस करो व्हाट इज दिस यूजर स्टफ। बट वही है, हमें एक थोड़ी एक्टिव रिकॉलिंग हो जाए चीज़ों को पढ़ के या वो कुछ करके, बस वही है। अदरवाइज दे आर नॉट दैट यूजफुल। और कहीं और से क्वेश्चन इकट्ठा करना, इनका थोड़ा सा एक फ्रेमिंग है, वी आर हैबिचुअल टू फ्रेमिंग। तो कि भाई डेली अपलोड हो जाते हैं क्वेश्चन, डेली डिस्कस कर लो, वही है। अदरवाइज दे आर नॉट पुटिंग गुड क्वेश्चन देयर। नंबर 3, एट प्रेजेंट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर ओनली लार्ज कंपनी। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये क्या है, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। इनवॉइसिंग वाज इनिशियली इम्प्लीमेंटेड फॉर लार्ज कंपनी जिनका टर्नओवर 500 करोड़ था, लेकिन विद इन 3 ईयर द थ्रेशोल्ड हैज नाउ बीन लोवर टू कितने, 5 जो करोड़ की कंपनी है उनको भी क्या, वे भी इनवॉइसिंग वाला मेथड यूज करती हैं। ये भी ठीक है।
तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, कहीं ना कहीं ये भी चीज़ ट्रू है। बाकी इनकी एक्सप्लेनेशन भी इतनी अच्छी होती नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हमें क्वेश्चन नंबर दिस। तो ये इन्होंने क्या कहा है कि 1 and 3 स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इन्होंने क्या कहा है, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये जो नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है सेटअप अंडर द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर सेटअप हुआ था। किसको सपोर्ट करने के लिए? डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया, नंबर एक। नंबर टू, ये क्या है, ये रजिस्टर्ड है एज ए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय द आरबीआई। ओके, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नो डाउट। कब बना था? पहले एक एक्ट बना था 2021 में, एक एक्ट आया था किसके लिए? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए, ताकि डेवलपमेंट को फाइनेंस करने के लिए एक एक्ट आया था 2021 में। और प्रेसिडेंट की भी एसेट उसको मिल गई थी 2021 में। तो फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन के आ गया, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं है, प्रो एक्ट है इसके लिए। नंबर एक, जो ये है रेगुलेट एंड सुपरवाइज कौन करता है इसको? ये है मतलब एज रेगुलेट एंड सुपरवाइज एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन by the RBI under कौन से सेक्शन? 45 45 एंड ऑफ द आरबीआई एक्ट 1344। ये भी हो गया। ये तो ठीक है। इसके अलावा जो 2021 में सेटअप हुआ था, ये तो देख लिया, डीएफआई है। ओके, कौन से पार्लियामेंट नेशनल, ये इस पार्लियामेंट एक्ट के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए, सोर्स फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए। ये भी हो गया, ये तो हो गया। लेकिन इसका जो ये भी मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट से नहीं है इसकी फंडिंग, इसने जैसे इंश्योरेंस ऑफ बॉन्ड जो लिस्टेड है उसके थ्रू इन्होंने 10,000 करोड़ की फंडिंग क्या की है? रेज की है। तो ये भी अगर बात ध्यान रखेंगे। देयर इज नथिंग टू। डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये सारे एक्ट किसके अंदर आते हैं? जो ये ना ईडी, आधे दिन ये कर दिया, आधे दिन वो कर दिया। पहली बात, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। ईडी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फॉलो करती है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 की बात करते हैं। तो इसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है, ये फॉरेन एक्सचेंज के लिए है। और मान लो कोई पर्सन भाई भाग गया है, फ्यूगिटिव है, उसको क्या करेंगे? इंडिया से एस्केप हो गया, उसके अगेंस्ट वार्निंग होगी एंड उसके जो उसकी प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, कॉन्फिस्केशन कर लिया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी का। तो देयर इज नथिंग टू न्यू। हम यही याद रख सकते हैं कि कौन कौन से एक्ट के अंदर ये वर्क करती है। मल्टी डिसिप्लिनरी है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आती है। तो जो ले लेते, सबसे पहले तो हम ईडी के बारे में बात कर लेते हैं। ईडी के बारे में कुछ बताएं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनके अंदर आती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 हो। इसके अलावा कौन सा एक्ट था? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 हो, या फिर 2018 का कौन सा एक्ट था? फ्यूगिटिव एंड इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। ये सारे किसके अंदर आएंगे? ईडी के अंदर वर्क करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी कितने सारे फायदे थे, हमने बजट देखा, 112 आर्टिकल देखा, भाई प्रेजेंटेशन हुई, फिर बजट की डिस्कशन हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी कमेटी, डिपार्टमेंट कमेटी के पास भी चला गया, वो वोटिंग हो गई, अप्रोप्रिएशन बिल आ गया, फाइनेंस बिल आ गया। 2017 में एक चीज हुई थी कि रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया था, प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो पहले होते थे उसको खत्म कर दिया गया था। और इसके अलावा क्या, 1 फरवरी से आज के बाद बजट प्रोड्यूस होगा, पहले वो लास्ट में प्रोड्यूस होता था, वो सारी चीजें ये सब हुई थी। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का है। इसमें कहा गया था कि 3% जीडीपी का हम सिर्फ अपना फिजिकल डेफिशिएट रखेंगे, रेवेन्यू डेफिशिएट को जीरो कर देंगे। 2016 में एनके सिंह कमेटी भी बनी थी, उन्होंने ये कहा था कि 2020 तक तो 3% हो जाना चाहिए फिजिकल डेफिशिएट जीडीपी का, 2.6 हो जाना, 2.8 हो जाना चाहिए अगले साल तक, और 2.5 हो जाना चाहिए 2023 तक। एनके सिंह कमेटी, इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी। इसके अलावा जिसे हमने देखा कि भाई ये बजट होता है, ये इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट, इसमें रेवेन्यू बजट, ये कैपिटल बजट। इस रेवेन्यू बजट में भी रेवेन्यू रिसिप्ट यहाँ पे, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें भी क्या है कि भाई टैक्स रिसिप्ट जो है, नॉन टैक्स रिसिप्ट जो है, टैक्स में भी क्या है, डायरेक्ट है। एक जो होती है डायरेक्ट होती है, एक होती है नॉन डायरेक्ट होती है। इसके अलावा तो हमने फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी हमने देख लिया था कि 6 मेंबर होते हैं ये। इसके अलावा और क्या देखा था? ईडी के बारे में हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हो गया। इसके अलावा हमें क्या देखना है?
कि हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि ये जो ई वॉइसिंग होती है, ये इसके अलावा जो ऑटोमेटेड रिटर्न सिक्योरिटी जो मॉडल था वो भी इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। ई इनवॉइसिंग के बारे में भी हमने देखा कि इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा जो डंपिंग देखा, डंपिंग क्या होती है, जब भी आपकी जो नॉर्मल वैल्यू आपकी मार्केट में उसके कम दाम पर एक्सपोर्ट किया जाए ना, प्राइस कोई और कंट्री वो कर दे, उसको डंपिंग। कौन लगाता है एंटी डंपिंग? जो ये होता है, जो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस और एंड कस्टम से रिलेटेड जो होता है, वो क्या नाम उसको फुल नेम में पकड़ गई, ये एंटी डंपिंग इम्पोज करते हैं। रिकमेंडेशन कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स रिकमेंडेशन देता है। जो उसका जो डिपार्टमेंट है इंटेलिजेंसी, जो उसका सेक्शन है वो वाला उसकी रिकमेंडेशन देता है। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या बोलते हैं इसको, एंड कस्टम, वो उस पर क्या करता है? एंटी डंपिंग इम्पोज करता है। ये भी हो गया एंटी डंपिंग फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हुए हैं। इसके इसके अलावा और क्या कुछ किस तरह के क्वेश्चन थे? ओके, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल व्हाट इट वाज। ये तो एक तो हमने देख लिया कि ईडी कौन कौन से के अंदर आता है। इसके अलावा हमने वो देख लिया, और 2 क्वेश्चन कौन से रह गए? आई डोंट, ये भी तो देखा है हमने एआरएस वाला, यही देखा है। वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहे। नहीं नहीं, 4 हो गए आई थिंक, एक क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। सो इट्स ऑलरेडी आधे घंटे का हो गया है, तो हम इसको ऑफ करते हैं। एक्टिव रिकॉल का भी हो गया है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग पीपल। एक वो भी देखा था हमने, नेशनल जैसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2021 में एक एक्ट आया था, एक्ट के अंदर बना हुआ है जो नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, आरबीआई के अंदर है। 45L और 45N, उसी को आरबीआई रेगुलेशन है, एक्ट है इसके लिए पूरा प्रॉपर। 2021 में बना ये इंस्टीट्यूशन। इसकी जो फंडिंग है, ऐसे नहीं है कि किसी मिनिस्टर ने करी, इसने अपने से बॉन्ड्स वगैरह से अपने 10,000 तक की फंडिंग को वो किया था। ये भी हमने डिस्कस किया। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे पीपल।